दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली को कैपिटल, दिल्ली जो है वो क्या होता था कि जब वो पहाड़ी इलाकों से उतरकर आगे बढ़ते थे तो पानीपत जो है, पानीपत एक ऐसा प्लेन एरिया पड़ता था जहां से पंजाब रीजन से और जो कश्मीर के रीजन से दर्रों से होते हुए आने वाले जो आक्रांता थे, सबसे पहले सेनाओं को एक बड़ा फ्लैट लैंड चाहिए होता था। तो पानीपत का जो सेगमेंट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहां पे फ्लैट लैंड हमें उपलब्ध थी, समतल भूमि थी उपलब्ध थी। और इधर जो सेनाएं मध्य भारत से आती थी, जो इनलैंड हमारे मैदानों से, उनको रसद वसद और जो है वो सारी चीजें मिल जाती थी। इसीलिए हमारे ज्यादातर युद्ध जो है वो दिल्ली के पास जितने भी युद्ध हुए वो पानीपत में हुआ करते थे। वो एक क्या था, एक फ्लैट लैंड था, क्योंकि दिल्ली में रिजेस थे, दिल्ली में अरावली का विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो पानीपत का इलाका ऐसा था जहां फ्लैट लैंड्स अवेलेबल हुआ करती थी। वो कनेक्टिविटी था मध्य भारत और जो उत्तरी पर्वतीय भारत है उसके बीच में कनेक्टिविटी के रूप में वो कार्य करता था। ठीक है, तो अब हमें देखते हैं कि दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई। अब इससे पहले हमने रीजनल पावर्स के बारे में पढ़ा, कल हमने साउथ के बारे में पढ़ा, कल विस्तार से हमारी चर्चा हुई। आज हम दिल्ली सुल्तान के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत जो थी वो 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक रही है। ठीक है, 1206 से लेकर 1526 एनी डोमिनी ईसा। ठीक है, 1206 से 1526 ये इसका काल रहा है दिल्ली सल्तनत का। सबसे पहले दिल्ली को किसने जो है स्टैब्लिश किया, तो दिल्ली को स्टैब्लिश करने वाला था अनंगपाल तोमर। ठीक है, पहला शासक जिसने दिल्ली को एज ए कैपिटल उसने स्टैब्लिश किया। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की। रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के शासक लिखो, दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक। सबसे पहले तोमर्स थे, लिखो तोमर। प्रारंभिक 12वीं शताब्दी में, बहुत कम समय तक शासन किया इन्होंने। 1165 ईस्वी तक, देखो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1165 ईस्वी तक तोमर्स ने दिल्ली को सबसे पहले स्थापित किया। फिर है चौहान, इसके बाद आए चौहान जो दिल्ली और अजमेर तक जिनका जो है वो कार्य क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र फैला हुआ था। दूसरे थे चौहान, ये 1165 से 1192 एडी 1165 टू 1192 में जुड़े रहे, जिसमें सबसे प्रमुख शासक रहे जिनके बारे में कल बात हो रही थी मोहम्मद गौरी को लेकर, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इनका शासनकाल 1175 से 1192 1175 टू 1192 एडी रहा है। पृथ्वीराज चौहान, चौहानों में सबसे जो प्रसिद्ध शासक रहे वो पृथ्वीराज चौहान रहे। अच्छा, आक्रमणों का दौर शुरू हो चुका था और रीजनल आइडेंटिटीज हमारी प्रिवेल हो चुकी थी। ठीक है, तो यानी कि जो सत्ता थी वो बहुत देर तक नहीं टिक रही थी, लगातार जो है अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग सत्ताएं जो है लगातार आ और जा रही थी। चौहानों के बाद आए तुर्किश रूलर, लिखो तुर्की शासक, प्रारंभिक तुर्की शासक, प्रारंभिक तुर्की शासक, प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक। सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, यानी 4 सालों तक इसका शासन रहा। ये प्रारंभिक तुर्क से आने वाले, तुर्किश क्षेत्र से आने वाले जो हैं वो मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों से ये मध्य एशिया में प्रवेश करते उन्होंने भारत में प्रवेश किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 के बीच में। अगला है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, लिखो शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, 1210 टू 1236। फिर रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया लड़की थी और उस समय की सामाजिक मान्यताओं से अलग इतर इसने जो है वो शासन व्यवस्था संभाली 1236 से 1240। फिर है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का टाइम जो था वो 1266 टू 1287, 1266 से 1287 एडी रहा है। तो गुलाम वंश के जाने, तुर्किश रूरल के जाने के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, लिखो खिलजी, खिलजी वंश, ये लिख लिया इसमें। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। तो क्रम तुम्हें याद, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी जल्दी आपने देखा बहुत छोटे छोटे शासनकाल, 4-4 साल के जो इनके शासनकाल हमें दिखाई पड़ते हैं। इल्तुतमिश का शासनकाल थोड़ा लंबा था, इसीलिए दिल्ली में ज्यादातर जो भवन है वो तुम जो है शमशुद्दीन इल्तुतमिश के टाइम का तुम देखोगे। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, लिखो खिलजी वंश, खिलजी वंश।
इसमें दो खिलजी रहे, ये 1290 से लेकर 1320 तक रहे, बहुत ज्यादा लंबा समय शासनकाल इनका नहीं रहा। तो इस समय जो दिल्ली दरबार था वो षड्यंत्रों का केंद्र हो गया था, सत्ता किसी के पास भी जो है वो नहीं बनी हुई थी, लगातार एक दूसरे के साथ संघर्ष चल रहे थे। इसी समय और भी पैरेलल शक्तियां भारत में उदय लेने लगी थी, और क्षेत्रीयता की भावना यानी कि जो रीजनलिज्म की भावना थी वो बड़ी बलवती हो गई थी हमारे इतिहास में। तो पहला नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, और फिर उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। इनके बारे में, इनके कामों के बारे में, इनके युद्धों के बारे में मैंने जो है वो आपको पहले ही डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, वो यहां पर कराने का कोई फायदा नहीं, और एनसीईआरटी उसको डील भी नहीं करता है। एनसीईआरटी जो नई पर्पस है उसके आर्ट एंड कल्चर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करने को, फैक्ट के लिए बात नहीं करता वो ज्यादा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, ये पहले का जमाना था जब आता था कि फलाना युद्ध कब साल में हुआ, अब ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। इनके टाइम में कुछ नया इनोवेटिव हो रहा है तो उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट वाले तुगलक लिखो, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414, 1320 से लेकर 1414 एडी तक, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक राजवंश। पहला नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, अब इसका तुम फोनेटिक्स बना डालो 1324। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, गयासुद्दीन के बाद जो आया मोहम्मद तुगलक आया 1324 टू 1351, और इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो हमारी बहुत सी इमारतें अभी इनके नाम पर हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, 1388। नेक्स्ट वन सैयद डायनेस्टी लिखो, सैयद राजवंश। तो ये सुल्तानों का वक्त था, जो बेसिकली तुर्किश लीडर थे, सुल्तान के रूप में है, शासक के रूप में है। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451, 1451। तो सैयद वंश में खिज्र खान हुआ 1414 से 1421 तक, और सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टी आती है, जिसको इसको हरा के फिर लोधी को हराकर बाबर जो है अपना शासन स्थापित करता है, लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। और इसमें सबसे फेमस नाम है बहलोल लोधी का, बहलोल लोधी का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी सत्ता बनी रहती है, कुछ समय तक जो है वो संघर्ष चलते रहते हैं। बहलोल लोधी जो कि 1451 टू 1489 तक अपना शासन स्थापित करता है। ये वो प्रमुख लोग थे जिनके नाम से, जिनके या तो आर्किटेक्चर है हमें आज, और या जिन्होंने शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन अच्छे किए थे, या कोई व्यवस्था इन्होंने, जैसे दिल्ली में ही लोधी गार्डन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन्होंने, जैसे मुगलों के समय में हमने देखा एक अलग तरह की पेंटिंग व्यवस्था भारत में आई, पत्थरों के अंदर जो है, आर्ट एंड कल्चर में देखोगे पत्थरों के अंदर जो है वो कलरफुल जेम्स डालने की परंपरा आई। शाहजहां जो है आगे चलकर, बाबर जो है वो जो मुगल आएंगे वो गार्डनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, जो गार्डन का स्ट्रक्चर होता है हमारे यहाँ वो उसको लेकर आते हैं, और चित्रकारी में एक नया प्रकार की पद्धति जो है भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। गुंबदों इंजीनियरिंग के आकार में मेहराब जो है, मेहराब आर्किटेक्चर जो है भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। अब प्रशासन के बारे में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी उर्दू के शब्दों को हमें यहां सीखना पड़ेगा। तवारिख लिखो, एक वर्ड यूज किया था तारिख एंड तवारिख। तवारिख एक प्लूरल यानी कि बहुवचन है, लिखो तवारिख। एक वर्ड लिखो प्रशासन, लिखो सल्तनत काल के दौरान प्रशासन, तवारिख लिखो। तवारिख क्या था? तवारिख, तवारिख बेसिकली दे आर वेरी लर्न पीपल, ठीक है। प्रशासन में जैसे आप लोग आज आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरी बनेंगे, डीएम बनेंगे, डीसी बनेंगे, तो ये बेसिकली तवारिख जो थे बहुत ही लर्नड लोग थे, बहुत ही ज्यादा जो है वो, कल को आप आरबीआई गवर्नर बन जाएंगे, कल को किसी बहुत बड़ी संस्था के जो हेड बन जाएंगे, डीजीपी बन जाएंगे, तो आप सिविल सर्वेंट के रूप में। तो तवारिख जो थे वो बहुत ही लर्नड इस प्रशासन की धुरी थे। देखो तवारिख, दे आर वेरी लर्नड मैन। देखो ये बहुत ही प्रशिक्षित और पढ़े लिखे लोग थे। प्रशासन की मुख्य भाषा पर्शियन थी, ये अपने साथ पर्शिया, ईरान में जो बोली जाती थी, ईरान का पुराना नाम, तो पर्शियन भाषा में जो है, इसीलिए हमारे यहां भाषा की विविधता देखने को मिलती है। पर्शियन भाषा में प्रशासन चलाते थे, लिखो प्रशासन पर्शियन भाषा में चलाया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन इन पर्शियन लैंग्वेज। तवारिख शुड बी सेक्रेटरीज, पोएट, कोर्टियर्स, लिखो यह तवारिख सचिव, कवि, दरबारी सभी रूपों में थे।
सभी रूपों में थे। अब यहां डीएमडीसी का नाम आ गया तो पूछो अब डीएमडीसी में क्या अंतर है। देखो क्या होता है, दे लिव्ड इन द सिटीज, यह शहरों में रहते थे, इनका गांव से ज्यादा कोई लेना, मतलब ये मेन जो आपका दिल्ली सल्तनत के ही आसपास इनका पूरा बसाव था, ठीक है, ये मुख्यतः शहरों में रहते थे। एंड दे मोस्टली राइट फॉर सुल्तान्स, और ये अपने राजा की प्रशंसा या उससे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लिखते थे। ये अपने सुल्तान की प्रशंसा और उससे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लिखते थे। तुम्हारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दें तो मतलब मजाल है कि मैं कभी जिंदगी में एक कोर्स पूरा कर पाऊं, मतलब अनंत काल तक चलेगा ये। अब फिर किसी ने पूछा तवारीख क्या होता है बताओ, और कई लोग कहते हैं कि कोर्स पीछे चल रहा है। चलो, अब इनकी खास बात थी कि ये बेसिकली थोड़ा जेंडर बायस होकर बताते थे, मतलब उस समय के जो रूल्स थे ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, यानी जन्म के आधार पर था कि अगर सुल्तान का पुत्र है या पुत्री, आगे चलकर ये लंबा चला, तो जन्म के आधार पर। और दूसरा था ये जेंडर बायस्ड थे कि मतलब जो मेल है वही शासन कर सकता है, फीमेल के बारे में बात नहीं होती है। ऐसा नहीं कि बहुत सी स्थितियां बदल गई हैं, ये इतिहास हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, सल्तनत काल पढ़ा रहा हूं, तो उस समय क्या था, जब रजिया सुल्तान जब ये बनी तो बहुत लोगों ने उसका विरोध किया कि एक महिला शासक कैसे हो सकती थी। हालांकि वो जो है वो उसके पुत्रों में जो है सभी सबसे ज्यादा लायक वही थी, युद्ध कला में महारत थी, सब कुछ था, और उसको अपने शासनकाल में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये तवारीख लिखते थे कि जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, कि मतलब सुल्तान का पुत्र ही जो है या जो है वही शासन संभाल सकता है, और दूसरा जेंडर बायस कि केवल पुत्र ही, पुत्री नहीं। तो ये हमारे यहाँ मेडावल टाइम में बहुत गहरा इसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया था। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आ जाओ भाई नेक्स्ट आ जाओ, और मुगल एम्पायर में प्रवेश करते हैं। तो मुगल एम्पायर एक बहुत ही बृहद शब्द था। तो मुगल या मोगल वर्ड जो है वो बेसिकली जो है वो हमारे जो उज्बेक रीजन, जो मंगोल रीजन है वहां से निकल कर आया, मोगल, मंगल से निकल कर आया। तो मुगल एम्पायर लिखो, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य पहले लिखो। ये मुगल कौन थे, लिखो हु वर द मुगल्स, मुगल कौन थे। तो ये दो वंशावलियों से निकल कर आए थे, और ये इनके शासन व्यवस्था में भी हमें दिखाई पड़ती है। ये दो वंशावली लिखो, हु वर द मुगल्स, मुगल कौन थे। देखो दे वर द डिसेंडेंट ऑफ द टू लीनिएज, यह दो वंशावलियों के वंशज थे, दो वंशावलियों के वंशज थे, एक मदर साइड और एक फादर साइड। तो एक तरफ लिखो फ्रॉम मदर साइड दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान, या गैंगिस खान भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत ही क्रूर शासक था। लिखो माता की तरफ से यह चंगेज खान के वंशज थे। फ्रॉम मदर साइड दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान या गैंगिस खान। फ्रॉम फादर साइड पिता की तरफ से यह तैमूर के वंशज, जो ईरान का शासक था तैमूर, ठीक है, उसके शासक थे। आगे चलकर जब तुम भारत में आते हो तो चूंकि ईरान जो था वो एक कल्चरल हब भी था, एक समय का बहुत बड़ा जो कल्चरल हब था, बहुत बड़ा जो है वो एक जो जिसे कहते हैं कि आर्मी बेस, प्रशासन वेग, इसमें बड़ा सेगमेंट था। अब जब मुगल जो आए, चूंकि मदर साइड से ये चंगेज खान, एक कबीलाई संस्कृति, उज्बेक के साथ इनका लगातार, उज्बेकिस्तान जो आज है तो उज्बेक लोगों के साथ इनका फाइटिंग होती थी। अच्छा, इनका इतिहास, चूंकि चंगेज खान बहुत बर्बर शासक था, उसके ऊपर जो है वो लाखों लोगों की मैसेकर यानी उनकी जो है हत्या का जो है आरोप लगा हुआ था। तो वो इतिहास इनको जो है वो बहुत ही घृणित रूप में था, और लगातार क्या, जैसे उज्बेक लोगों का बड़ा उसने दमन किया था, बड़ी कत्लो गारत की थी चंगेज खान ने। तो उस वजह से जो आपका चाइना का ज्यादातर हिस्सा, मंगोल का ज्यादातर हिस्सा, उज्बेक का हिस्सा, वहां पर उसने जो है लाखों लाखों लोगों को मरवा दिया था। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर उनको लगातार जब अगर इस लीनियज को लेकर, इस राजवंश, इस परंपरा को लेकर चलते मुगल, तो फिर लगातार उनको अपने ही लोगों के जो है वो एक तो जो इतिहास होता है, जैसे आज जर्मन जब भी बात आती, भले चाहे जर्मनी वाले कितना भी करें, लेकिन जैसे ही जर्मन बात होती है, नाजी और हिटलर का नाम आता है, जर्मन को हमेशा थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है, ठीक है। नाजीज, यहूदियों का जो है वो कत्लो गारत करना, और हिटलर का नाम जैसे जर्मनी के साथ जुड़ा तो जर्मनी वाले उससे अनकंफर्ट हो जाते हैं, कितना भी जो है वो अच्छा काम कर लें वो, ठीक है। तो फ्रॉम मदर साइड, तो अब यहां पर क्या हुआ, तो इनको भी था कि उज्बेक लोगों से एक तो रेजिस्टेंस, उनका इतिहास जो चंगेज खान के साथ जोड़ा जा रहा है, तो इनको ये लगा कि नहीं, अगर हमें शासन व्यवस्था में जाना है, हमें आगे अपना विस्तार करना है, सो उन्होंने अपना जो फादर साइड है यानी कि जो तैमूर की लेजेसी थी उनको उसको चूज किया। तो आगे चलकर तुम भारत में भी जब इनकी आर्ट एंड कल्चर, इनके भवन बनाने से लेकर इनके शासन व्यवस्था में अगर हम देखते हैं, तो हमें इनके जो कबीलियाई साइड यानी मदर साइड वो हमें नहीं दिखाई पड़ता है। जो ईरान, जो तैमूर जो था ईरान के शासक, वहां से जो इनकी लीनियज है और वहां का जो कल्चरल एस्पेक्ट का विस्तार है,
जो इनकी माइंड सेट है वो हमें दिखाई पड़ता है भारत में भी, चाहे वो हमारी लाल किला हो या ताजमहल हो या इनके द्वारा बनाई गई जो नहरें हैं या तमाम फाउंटेन्स हैं, हमें मकबरे हैं, इन सब में या जो इनकी जो पच्चीकारी का काम, चित्रकारी का काम, ये हमें वहां दिखाई पड़ता है कि मुगलों में आज जो हमारी महान इमारतें हमें जो दिखाई पड़ती हैं वो बेसिकली इस वजह से आई कि इन्होंने अपने फादर जो है उसको लीनियज को, इन्होंने उस राजवंश को इन्होंने अपना मेन थीम माना। ठीक है, दिस इज नोन है, उनको तैमूर कहा गया। नेक्स्ट है, कौन कौन से प्रमुख शासक रहे? बाबर, जहां से मुगल साम्राज्य शुरू होता है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये मुगल जो है वंश शासक इस तरह से चला, जिसमें हम सबसे ज्यादा जिसको हम देखते हैं, बात करते हैं, वो अकबर। और अगर हम जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल को देखते हैं, चूंकि बाबर आया, स्थापना करने में उसको समय लगा, हुमायूं शेरशाह से हार चुका था, और जो अकबर का शासन एक भारत के हिसाब से बहुत ही, जिसमें हम सभी को साथ लेकर चलना, इस सब के बारे में बात करते हैं, अकबर का शासन रहा। जहांगीर और शाहजहां के समय में जो आर्किटेक्चर था, जो आर्ट एंड कल्चर था, जो बड़ी वास्तु थी हमारे यहाँ, वो बहुत ही ऊंचाइयों पे जाती है और भारत में बड़ा एक विस्तार पाती है। औरंगजेब का शासन इसी के बाद हमारा 1707 में खत्म होता है। ये सारा, ये बहुत ही धर्म को लेकर कट्टर हो जाता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसने देखा, तो एक बहुसंख्यक आबादी के ऊपर इसने बहुत ज्यादा अत्याचार भी किए, बहुत ज्यादा इस पर बवाल भी है। तो इसकी वजह से यहां पर हम देखते हैं कि उसके बाद मुगल शासन कमजोर हो जाता है। तो कभी भी जब सत्ताएं धर्म को पकड़ लेती हैं, थोड़े समय के लिए ताकत तो मिलती है, लेकिन लंबे समय तक वो कभी नहीं टिक पाती। रोमन साम्राज्य इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तैमूर की जो लीजेसी थी, काजल ने पूछा ये उज्बेक था या जो है वो क्या नाम है, ईरानियन था। जो तैमूर की लीनियस थी वो ईरान के साथ जुड़ी हुई थी, वो लीजेसी को वो कैरी करता है। ठीक है, वो उसको कैरी करता है। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं मुगल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। तो बाबर वो था जिसने सबसे पहले दिल्ली को कैप्चर किया था। दिल्ली जो सल्तनत काल था उसमें लोधी तो था। 1526 में इसने इब्राहिम लोधी को हराया था। लिख लो, देखो बाबर कैप्चर दिल्ली। देखो बाबर ने दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित किया 1526 में। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी, उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। नेक्स्ट वन, अब जो काम की चीज है वो ये देखो। ठीक है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। बाबर की युद्ध कला में कैनन यानी बंदूकें जिसमें बारूद भरे जाते थे, उसका उसने प्रयोग किया। और यही कारण था कि कम सेना होने के बावजूद, एक तो कल मैंने आपको बताया था स्टेपी रीजन से आए थे, बेहतरीन किस्म के घुड़सवार होते थे। वहां की जलवायु जो थी और वहां का जो कबीलों का कल्चर था, उसकी वजह से ये पूरा जो मध्य एशिया का रीजन है, स्टेपी रीजन है, वहां हार्श क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। तो ये युद्ध हिंसक, मतलब ये स्वभाव से ही हिंसक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते वहां पे। तो ये चीज हो गई। और यहां पर इन्होंने जो है, ये क्या हुआ, यहां चूंकि जो चीन से होते हुए जो मध्य एशिया कनेक्टिविटी है, वहां से बारूद यानी कि गन पाउडर आ गया था। तो इसने जो है बाबर यूज देम इफिशिएंटली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो बाबर अपने साथ कैनन्स लेकर आया था, यानी जो है वो बंदूकें थी। कैनन यानी कि वो नली, उसमें बारूद भर के गन पाउडर पे प्रेशर करके वो फायर किया जाता था। तो लिखो कैनन, बंदूकें, नली वाली बंदूकें, वो नहीं कट्टा वट्टा चला रहे हो, नली, बहुत लंबी से नली होती थी, उसमें बारूद भरा जाता था, मोटा सा पाइप होता था और उसमें बारूद भर दिया जाता था छर्रों के रूप में। तो वो दूर तक जो है, वो जो तीर तलवार थे उससे ज्यादा दूर तक चलता था और सामने वाले को घायल कर देता था, काफी ज्यादा वो बर्न हो जाता था। ठीक है, तो ये बारूद जो था उन्होंने चीन से जो है लिया था, और ये जो है वो पूरा जो जो सेंट्रल एशिया था वहां पर ये आ गया था। तो बाबर जो है वो कैसे, उसकी मारक क्षमता कैसे बढ़ी, लोधी को उसने कैसे हराया। हमारे यहाँ वही परंपरागत हिसाब किताब चल रहा था, हाथी वाथी बैठ के इधर उधर मटक लेते थे हम लोग। तो हमारा तो ये घोड़ों पे आए, और दूसरा इन्होंने बारूद का इस्तेमाल करना सीख लिया। तो बाबर ने सबसे पहले जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, पानीपत की लड़ाई में इन बंदूकों का, ये जो गन पाउडर वाली बंदूकों का इस्तेमाल किया। इनको एग्जैक्टली कैनन्स का मतलब, जैसे इन्होंने एक सज्जन ने सुधारा दीपांशु ने, कि तोप था। बेसिकली उसको तोप इसलिए नहीं कहते कि तोप बड़े बड़े जो है, ये जो है वो पहियों पे चलती थी। मुझे पता था आप ये कहेंगे, और मेरी गलती पे आप बहुत ज्यादा, कई टीचर्स को मैंने देखा तोप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये क्या था, ये घोड़े पे बांधते थे, ये पहियों पे नहीं लेके जाते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था, पाइप होते थे लोहे के, ठीक है, जिसको ये टांग भी सकते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसके चित्र भी देखेंगे, तो ये जो है वो घोड़ों पे बांध भी सकते थे और ये जो है अपने कंधों से भी बांध सकते थे। तोपे जब हुमायूं आता है, इसके बाद जो है, उसके बाद जब बड़ी बड़ी, जिसको यानी पहियों पे ले जाने वाली स्थिति में, उनको हम लोग जो है तोप कहा जाएगा, उसको तोप के रूप में कहा जाएगा। लेकिन जो बाबर ने इस्तेमाल किया था वो बहुत ही द्रुतगति से, मतलब ये था कि लोधी की सेना में भी ये प्रवेश कर गया था, इसको पकड़ घोड़ों की वजह से, हाथियों के बीच से प्रवेश करते हुए ये अंदर तक चला गया था, इसकी सेना पहुंच गई थी। ठीक है,
दे यूज गन पाउडर। अब जैसे आज देखो हो ना पटाखों पे मारपीट हो रही है कि हम पटाखा जलाने दो, हमें पटाखा जलाने दो, नहीं तो हम गन पाउडर कौन लेकर आए? लिखो, गन पाउडर टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन द 14th सेंचुरी। लिखो, 14वीं शताब्दी में बारूद की तकनीक को भारत में लाया गया। 14वीं शताब्दी में युद्ध के लिए, 14वीं शताब्दी में युद्ध के लिए बारूद की तकनीक को भारत में लाया गया। अब यही 14वीं शताब्दी की चीज है कि बोले नहीं, हम हमारे दिवाली में जब तक हम पटाखा नहीं दगा लेंगे, बारूद नहीं उड़ा लेंगे, तब तक हमें चैन नहीं। बोले बोले हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है। 14वीं शताब्दी में की परंपराओं को और तुम सनातन की परंपराओं को तुम क्लैश करा रहे हो, और तुम दूसरे वाले कह रहे हो कि दूसरा वाला धर्म जो है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे धर्म पे पर अटैक कर रहा है। ठीक है, हमारे धर्म पे अटैक कर रहा है। हमसे देखो, उनसे जो है वो फलाना उनका त्यौहार मनाने से रोक नहीं रहा, हमारे जो त्यौहार, इस तरह के विमर्श चल रहे हैं ना आज की डेट में। और 14th सेंचुरी में तुम्हारे पास गन पाउडर आई, एग्जैक्टली ऐसे ही आई है। ठीक है, 8th 9th सेंचुरी के आसपास ये चाइना में इन्वेंट हुई है, उसको फिर वो डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने किया है, और भारत में जो है गन पाउडर 14th सेंचुरी में। तो क्या 14th सेंचुरी का भारत क्या वास्तव में हमारा प्राचीन भारत है? मुझे जवाब दे दो। क्वेश्चन तुम ये कर लो। तो तुम्हें तो दिए जलाने हैं ना, दिए जलाने हैं, तुम्हें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है, वोकल फॉर लोकल होना है, और पैसा है तुम्हारे पास। तुम यार 1 लाख रुपए यहाँ पंजाब ऐसी से मैंने देखा है दिल्ली में, भाई साहब लाख लाख वो करते हैं। तुम्हारे लड़के ने कितने पटाखा? बोले तुम्हारे घर, बोले 1.5 लाख का पटाखा लाए। 3-4 साल पहले ऐसे लोग बात करने लगे, 1.5 लाख का पटाखा, मतलब कलेजा से मुंह को आ गया। 1.5 लाख के पटाखे? बोले नहीं, मेरा तो 1.25 लाख का था। वो फलाना ढोला था, वो बड़ा जो है इसमें 10,000 वाला तो ये बम था। मैंने कहा 10,000 रुपये ऐसे उड़ा दिए, किसी गरीब आदमी को दे तो पागल हो जाएगा 10,000 लेके। ठीक है, 10,000 का बम उड़ा दिया अपने मौज मस्ती के लिए। सही, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी बिल्कुल सही की है। तो तुम्हारे पास पैसा, तो तुम लोग इरेशनल थोड़े ना हो जाओगे, जाके किसी गरीब को खाना ही खिला दो। नहीं कुछ करो यार, तुम किसी ऐसे फंड में दान कर दो जो गरीबों का मकान बनाने, उनकी लाइफ में जो है थोड़े बहुत दगा लो। तुम्हें 10,000 का पटाखा की वो 7 कलर 18 कलर 20 कलर का होता है, और तुम पॉल्यूशन कर रहे हो, खुद भी जो है वो सांस अंदर खींच रहे हो, पता ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि हम लिटरेट हैं, एजुकेट नहीं है। समस्या वही वाली हो गई है कि हम साक्षर हैं लेकिन हम शिक्षित नहीं है। तो हम जानते नहीं कि उस छोटे बच्चे से जो तुम 10,000 का बोले, मैंने अपने लड़का जो है मेरा पिंटू चिंटू जो भी नाम है उसका, इससे मैंने ये बम छुड़वाया। अब उसको नहीं पता कि तुम उसके छोटे से बच्चे की जो श्वसन व्यवस्था, उसमें बेरियम डाल रहे हो, उसमें क्रोमियम डाल रहे हो, सब उसके जो है वो जा रहा है, उसकी बॉडी में जा रहा है। अब इतने लिखा है, मुझे मेन दे दो, मैं मेंस मैच में एडमिशन ले लूं। ठीक है, भीख मांगने की आदत बंद करो, युद्ध करके अपनी चीजों को हासिल करो। किसी का दिया अगर कोई दे भी ना, तो मुंह पे थप्पड़ मारना मुझे नहीं चाहिए। गैरत जिस दिन बेच दोगे, आत्मसम्मान चला गया, तो आत्मविश्वास कभी नहीं आएगा। मेरी बात को लिख लेना। आत्मविश्वास तो सर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट कर लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगी। चलो आगे चले। तो गन पाउडर तो हमारा था नहीं भाई। हरिशंकर गौतम, ये सब शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर जी मेरी क्लास में, बिना जाने समझे। नेक्स्ट वन आ जाओ, हुमायूं पे। 1530 से 1540 पहला इसका जो दौर था। फिर 1555 से इतने समय वो भागा भागा घूमा, वापस अफगानिस्तान गया, मदद ली, वापस भारत में शासन करने के लिए आया। शेरशाह सूरी ने इसको हराया था 1555 से 1556। फिर आया लास्ट में डेथ हुई। नहीं, मैंने इलिटरेट नहीं कहा दीपांशु, मैंने कहा वी आर लिटरेट बट नॉट एजुकेट। साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। लिखो, शेरशाह डिफेटेड हुमायूं एट चौसा, चौसा के युद्ध में। लिखो, शेरशाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में इनको हराया था। फिर कन्नौज में हराया 1540 में। फिर ये भग लिए। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, 1556 से 1605, 1556 टू 1605 सबसे लंबा से हिसाब किताब रहा। फिर उसका जहांगीर लिखो, 1605 टू 1627, 1605 से 1627। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर, 1605 से 1627। नेक्स्ट देख लो, शाहजहां, इनके बारे में मैंने बहुत जानकारियां दे रखी हैं। शाहजहां 1627 से 1658, 1627 टू 1658। तो इसके बच्चों में गद्दी के लिए लड़ाई हुई, औरंगजेब उसमें विजेता हुआ, दारा शिकोह की जो हत्या कर दी गई। ठीक है, और शाहजहां को उठा के औरंगजेब ने जीवन पर्यंत जो है वो जेल में डलवा दिया। औरंगजेब का 1659 1658
औरंगजेब 1658 टू 1707। 1707 के बाद हम लोग उसको आधुनिक भारत कहते हैं, क्योंकि मुगल साम्राज्य फिर वो अकबर प्रथम, द्वितीय, बहादुर साहब फलाना ठिकाना करके वो मामला जल्दी जल्दी साफ हो जाए। किसी को कोई पेचिश से मर जाता है, कोई दिल्ली दरबार के षड्यंत्रों मर जाता है, तो वो लिस्ट है वो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। फिर इसके बाद इनकी औलादें ही रिबेल करने शुरू कर देती हैं। 1658 टू 1707 औरंगजेब। चले, तो ये हमारा बेसिकली मुगल साम्राज्य। अब ये लोग जो मैंने शासकों के नाम लिए, ये लोग आर्ट एंड कल्चर में क्या अपना इनपुट देते हैं, आर्किटेक्चर में करते हैं, शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे मनसबदारी, क्या खास बात थी, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। इनका नाम देके इनका सन नहीं पूछेंगे कि ठीक है, तो ये अब यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं।